नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी, आप लोगों से जो दरख्वास्त है उस पर तवज्जो करें। आप लोगों को पता है कि मुश्तरका क़ुरबानी के सिलसिले में हमने ऐलान आप लोगों के सामने रख चुके हैं। जिन अहबाब को हिस्सा लेना है वो ज़रूर हिस्सा लें। और आपको पता है कि हम ये कहाँ पर क़ुरबानी करते हैं, किन ज़रूरतमंद बस्तियों में और पहाड़ी इलाक़ों में। लिहाजा जो है आप शरीक हों और नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, व्हाट्सएप करें, यहाँ से सारी तफसीलात मिलेंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, शाम ढल गई लेकिन हतमी नताइज सामने नहीं आए। अब ये हतमी नताइज लाने के लिए किस तरह से बाज़ इलाक़ों में पूरी तरह से काउंटिंग में बहुत ज़्यादा देरी की जा रही है। अब देरी क्या टेक्निकली वाकई में हो रही है या फिर जबरन कराई जा रही है? क्या कहीं अंदरूनी सतह पर कोई साजिश तो नहीं चल रही है? इन तमाम चीज़ों को लेकर के तबसरे हैं। लेकिन अब तक जिस तरह से सारी तफसीलात इस वक्त सामने आई हैं, जिसमें या तो आप सबकत कह सकते हैं या जीत दर्ज कर चुके हैं बाज़, जिनके फ़तह का ऐलान हो चुका है, और बाज़ों का अभी तक जो है किसी की ट्रेलिंग और किसी के जीतने की जानिब बढ़ने की ख़बरें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर एनडीए के बारे में बात करें तो 292, इंडिया अलायंस 233 और दीगर जो है 18 ऐसे उम्मीदवार हैं जो सबकत बढ़ रहे हैं। इसमें अगर पार्टी वाइज देखा जाए कि कौन कितने जो है सीटों में आगे बढ़े हुए हैं, तो आप जो है अलग अलग अंदाज में इसकी हिसाब कर सकते हैं। जैसे मसलन जैसे दीगर जो कैंडिडेट हैं वो 18, इनका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। बीजेपी 240 पर है और आईएनसी 99 पर, एसपी 37 पर, टीएमसी और डीएमके 22 पर, टीडीपी 16 और जेडीयू 12। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी जो है इस वक्त ये जिसमें अलायंस वाली पार्टियां मौजूद हैं, जो बीजेपी के साथ भी जुड़ी हुई हैं और कुछ जो है इंडिया के साथ जो जुड़ी हुई हैं, उनके अलग अलग तौर पर ये इस वक्त जो है फ़तह की जानिब बढ़ती हुई या जो है फ़तह हासिल की हुई है। इसलिए कि हतमी तौर पर हम तादाद बता ही नहीं सकते, इसलिए कि पता नहीं क्यों जो है पहली मार्च इस तरह से जो है आज, जबकि मैं ये जो वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 7:46 हो चुके हैं। लगातार हम देख रहे थे कि कहीं हतमी नताइज निकल कर के सामने आए, लेकिन अभी तक हतमी नताइज नहीं हैं, बार बार बदल रहे हैं। और कभी जो इंडिया अलायंस की सीटें बढ़ जाती हैं, कभी जो है एनडीए की बढ़ जाती हैं, तो इससे कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाज़ चेहरे खुल करके जो है सामने, जैसे कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर जीत और हार का पूरी तरह से जो है साफ यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर पिक्चर पूरी तरह से वाज़े हो चुका है। चामराजनगर में कांग्रेस जीती है और दावणगेरे में कांग्रेस जीती है, गुलबर्गा में कांग्रेस जीती है, हासन में कांग्रेस जीती है। इसके अलावा आपको कोप्पड़ा में कांग्रेस जीती है और रायचूर में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, बल्लारी में और बीदर में। यानी जुमला तौर पर देखा जाए तो 9 जगहों पर जो है कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है। जबकि जेडीएस के बारे में देखा जाए तो मंड्या में कुमारस्वामी ने जीत दर्ज की है। वहीं पर कोलार में वहाँ पर भी जो है जेडीएस ने जो है अपनी शनाख्त बाकी रखने में जो है पूरी तरह से कामयाब हुई है, कहा जा सकता है। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना हार चुका है हासन में, जो है बदनाम था, और ये गुज़िश्ता 25 साल से जेडीएस के हवाले थी यहाँ की सीट, वो इस बार जो है कांग्रेस के हवाले हो चुकी है। हासन में एक अहम तरीन कामयाबी माना जा सकता है, लेकिन बेंगलुरु जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस को जो है मायूस कर दिया है। ना नॉर्थ में, ना सेंटर में, ना साउथ में, ना यहाँ के देहाती जो आपका रूरल है उस इलाके में भी जो है कांग्रेस जीत दर्ज करने में नाकाम रही है। बहरकैफ ये भी एक अच्छा है कि जो है दीगर इलाकों में जो है कांग्रेस जो है जीत करने में जीत दर्ज कर। अब बल्कि सबसे बड़ा जो झटका दिया गया है वो यूपी में झटका लगा है।
बीजेपी को। अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे, बल्कि जिस रियासत में सबसे ज़्यादा यकीन था वो जो है बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि यूपी में किस कदर जो है हार का सामना करना पड़ा है। और ये वहाँ की इंडिया अलायंस के लिए भी और अखिलेश यादव के लिए भी खुशाइंद बात है। अगले होने वाले असम्बली इंतखाबात में वहाँ से योगी की हुकूमत को निकाल बाहर करने के लिए यहाँ से उनको जो है पूरी तरह से मदद मिल सकती है। इस तरह की ज़ाहिर सी बात है कि अब यहाँ पे एमपी इलेक्शंस है, लेकिन हुकूमत तो हो रही योगी और वहाँ की बीजेपी हुकूमत की वजह से मकामी लोगों में जो सूरत हाल बनी है, जो डर और खौफ का माहौल बना हुआ है, उस वजह से भी इसमें जो है यूपी में ये बदलाव, इस सबसे बढ़कर ये कि जो यहाँ से बहुत ज़्यादा मेंबरान पार्लियामेंट जाएंगे, लेकिन उससे बड़ी जो खुशी यहाँ के मकामी लोगों में मिल रही वो ये है कि अगले असम्बली इंतखाबात का खुला हुआ नतीजा इस वक्त यूपी लोगों के सामने आ चुका है, ये वहाँ का कहना है। नाज़रीन गिरामी, इस मरतबा आपको पार्लियामेंट में मुस्लिम चेहरे भी बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, इसलिए कि जो है अलग अलग रियासतों से नुमाइंदगी करने वाले अलग अलग चेहरे आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी को जो है लगातार यहाँ की आवाम ने मोहब्बत, इस मरतबा तो 2 लाख से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत से उन्होंने जीत दर्ज की है। और इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ, अफजाल अंसारी भी जीत दर्ज कर चुके हैं और इनको बाकायदा जो है जीतने की सर्टिफिकेट भी दी गई, उसकी वीडियो भी सामने आ रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा ये अफजल अंसारी वही है नाज़रीन गिरामी जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, और उनके साथ जो जुल्म व सितम हुआ और क्या कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें आपके सामने है। किस तरह इनका कत्ल कर दिया गया था और पूरे भारत में इसका हंगामा मचा था। दूसरी जो नाम आ रहा है वो मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब का है, और ये रामपुर जो आज़म खान साहब का गढ़ माना जाता था, वहाँ से जो है, और ये आज़म खान साहब भी जो है इनका नाम अपना पेश कर चुके थे, वो इनकी हिमायत में थे। तो जाहिर सी बात है कि इनकी जीत भी जो है रामपुर के आवाम के लिए एक खुशमाइंद बात है। एक और चेहरा इकरा चौधरी, पहली मरतबा शायद पार्लियामेंट में कोई मुस्लिम खातून जो है मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगी, और ये भी पढ़ी लिखी हैं और बहुत ज़्यादा, बल्कि बैरून मुल्क में पढ़ी लिखी खातून इकरा चौधरी हैं। अब देखना है कि किस तरह से जो है लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। एक और नाम आता है सामने हमारे ज़ियाउर रहमान बर्क साहब को कौन नहीं जानता, उनके ये जो है पोते हैं, तो उनकी भी जीत दर्ज हुई है यूपी में। इसके अलावा एक और नाम आता है यूसुफ पठान को कौन नहीं जानता, ये गुजरात से बंगाल गए, ममता बनर्जी ने खुसूसी तौर पर इनको बुलाया और फिर जो है इनको यहाँ से इनकी उम्मीदवारी को सामने लाया, तो फिर ये भी जीत दर्ज कर चुके हैं। ये भी मीडिया से गुफ्तगू किए हुए मैं वो आपको सुनाता हूँ। इसके अलावा एक और नाम आता है मोहम्मद जावेद का, जो किशनगंज से, आप लोग जानते हैं कि मौलाना इसराउल्लाह कासमी साहब का ये बेल्ट था किशनगंज, जैसे जानते हो कई साल तक वो जो है मेंबर पार्लियामेंट रहे कई मुद्दतों में। अब जो है उसी पार्टी से मोहम्मद जावेद को वहाँ के लोगों ने मुंतखब करके पार्लियामेंट तक भेजा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम, इमरान मसूद साहब, आप जानते हैं कि ये किस पार्टी से आए, किस पार्टी में ज्वाइन हुए। बिलखुसूस प्रियंका गांधी ने जो है बहुत ज़्यादा इनका सपोर्ट किया, इनकी रैली में जो है बहुत ज़्यादा वो शरीक हुई, वो भी जो है जीत दर्ज कर चुके हैं। ये भी जो है आवाज़ बनेंगे मेंबर पार्लियामेंट में। इसके अलावा राकिबुल हुसैन लिखा है, राकिबुल हसन बिन कलाम। दरअसल आपको ये जान करके हैरानी होगी कि इन्होंने मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को हरा दिया है। ये कांग्रेस के लीडर हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि दरमियान में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का एक इंटरव्यू भी आया था जिसमें ये कह रहे थे कि उनके मुकाबले में एक मजबूत लीडर को कांग्रेस ने उतारा है, तो फिर ये मजबूत लीडर उनके 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बहरकैफ जो भी है, एक और मुस्लिम चेहरा जो है शामिल हो रहा है मेंबर पार्लियामेंट में। और भी बहुत सारे नाम शायद हमसे छूट गए होंगे, इसलिए कि केरला में भी कुछ मुस्लिम होते हैं। अब तक की जो रिपोर्ट आई है, हमने कोशिश की कि इन चेहरों को आप लोगों के सामने लाया जाए। बेंगलुरु से, एक रियासत कर्नाटक से एक ही चेहरा था, वो जनाब मंसूर खान साहब का। उनके लिए जो है बहुत मेहनतें भी हुई और बेइंतहा मेहनतें हुई, लेकिन वो शुरू में जो है पूरी तरह से जीतते आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक बेल्ट है, उस बेल्ट में जब जो है काउंटिंग पहुंची उस बूथ में, तो वहाँ से जो है नतीजे बदलने लगे। बसूते दीगर दोपहर 2 बजे तक भी जो है, या बल्कि 3:30 बजे तक भी जनाब मंसूर खान साहब की जीत का यकीनी होता जा रहा था। लेकिन एक अहम तरीन बेल्ट जहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है बीजेपी के जो है वोटिंग बेल्ट बताया जाता है वहाँ का,
उसमें जब वो आए तो वहाँ से जो है वो हार की जानिब या उनके वोटों में, उसके वोटों में कसरत और उनके वोटों में कमी आने लगी और वहाँ से जो है वो खिसकते नज़र आए। भाई नाज़रीन गिरामी, अब देखना ये है कि जो है मैं तो बल्कि मैंने ओवैसी के सिलसिले में कहा था कि माधवी लता को 3.48 लाख वोटों से हराया है। ये तफसील इस वक्त सामने आई है तो मैं आपके सामने रखा, और संभल से ज़ियाउर रहमान साहब की बड़ी जीत के बारे में भी आप लोगों के सामने रखा है। पप्पू यादव भी जीत गए हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, और इनके सिलसिले में बिहार में जो खेला होना था वो खेला नहीं हुआ है, वरना यही जाहिर किया जा रहा था कि तेजस्वी यादव को जो है बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर और इंडिया अलायंस को जीत होगी, लेकिन हकीकत है कि नीतीश और आज़ाद उम्मीदवार जो है बिहार में अपना अपना जो है वहाँ पर एक खुला। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन साफ मैंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है। एक तो ये है कि अक्सरियत बीजेपी को भी नहीं मिलेगी, आईएनसी को तो मिलने की जो सवाल ही नहीं है, इसलिए कि वो 100 शायद कांग्रेस को मुकम्मल तौर पर वाहिद कांग्रेस पार्टी को मिले, और उसके बाद जो है बीजेपी जो है वो लगभग उसको अकेले को 237 पर या 230 220 पर वो सिमट जाए। तो ऐसी सूरत हाल में चूंकि बीजेपी को अक्सरियत नहीं मिलेगी तो उसके साथ शामिल दीगर पार्टियां क्या उसका साथ देंगी या नहीं देंगी, ये जो है सुबह तक शायद पता चल जाए, कल दोपहर तक। इसलिए कि अब ये लेने देने की बातें होंगी, भावताव होंगे, किसको कौन सा जो है ओहदा मिलने की वजह से कौन किस तरह की हुक्मरानी चाहेगा, ये सारी चीज़ें इसमें अब ये हिसाब किताब का दौर शुरू होगा। वक्त से पहले अगर कोई भी बात कहें तो ये वक्त से पहले होगी, इसलिए कि जाहिर सी बात है आप लोग भी देख रहे होंगे किस किस तरह की चीज़ें इस वक्त सामने लाई जा रही हैं। लेकिन इस यकीन के साथ ये बात सामने रखी जा रही है कि चूंकि अगर इधर देखा जाए, इंडिया अलायंस में देखा जाए, तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इंडिया अलायंस में वो कांग्रेस उभर करके सामने आई है। और अगर नीतीश कुमार या फिर जो है चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट में आ जाते हैं इंडिया अलायंस के, तो फिर चूंकि बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आने 100 सीट हासिल करने पर कांग्रेस कामयाब हुई है, बाकी अखिलेश की पार्टी हो या टीडीपी हो या जो भी इंडिया अलायंस के साथ जुड़ी हुई महाविकास अघाड़ी हो या फिर शिवसेना हो, इनके कम उम्मीदवार जीत करके आ रहे हैं अगर अलग अलग तौर पर देखा जाए। तो इस एतबार से इंडिया अलायंस में जो बड़ी पार्टी होगी वो कांग्रेस होगी। तो इस एतबार से क्या राहुल गांधी को पीएम के तौर पर सेलेक्ट किया जाएगा? क्या उनके साथ मौजूद पार्टियां इस बात को मानेंगी अगर जो है नीतीश कुमार इनके साथ आएंगे या चंद्रबाबू नायडू अपना जो है सपोर्ट उनको पेश करेंगे? ये एक रुख है अगर इंडिया अलायंस हुकूमत बनाने के लिए तैयार होती है या उनको बनाने का मौका दिया जाता है इन लोगों की वजह से जो बाहर से उनको जो है सपोर्ट मिलेगा। ऐसा अगर नहीं है और बीजेपी अगर उनके साथ अगर जाती है और उनको सपोर्ट मिलता है पूरी तरह से चंद्रबाबू नायडू हों या फिर जो है नीतीश कुमार की जानिब से, तो फिर यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या ये लोग दोबारा पीएम मोदी को बहैसियती पीएम देखना पसंद करेंगे? इसलिए कि जो है जाहिर सी बात है कि इस वक्त बीजेपी जिस अक्सरियत के साथ गुज़िश्ता बार जीत करके आई थी, मोदी के चेहरे पर आई थी, इस बार भी अगर जीतती तो वो मोदी के चेहरे पर ही और मोदी का चेहरा दिखा करके उनको पीएम के कैंडिडेट के तौर पर पेश किया जा सकता था। लेकिन चूंकि हार हुई है और बल्कि यूपी में तो बहुत बुरी तरह से और राजस्थान से भी बहुत ज़्यादा हार इनको मिल रही है। ऐसी सूरत हाल में जो है क्या बीजेपी वाले या बीजेपी से वाबस्ता पार्टियां या फिर सबसे बड़ी बात आरएसएस मोदी को पीएम के तौर पर देखना पसंद करेंगे या वहां पर भी चेहरा बदलेगा, कुर्सी बदलेगी? ये भी एक तरह के तबसरे इधर आ रहे हैं। इससे पहले मैंने प्राइम टाइम में आपसे बताई जा चुका हूं, बल्कि मेरे 2 प्राइम टाइम आए थे, इसमें वजाहत के साथ मैंने बहुत सारे अलग अलग जो तबसरा निगार हैं उन्होंने पेश किया था कि किस तरह आरएसएस जो है वो बीजेपी से नाता तोड़ रही है। बल्कि बीजेपी के सदर ने साफ कहा था कि हमें अब जो है आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सूरत हाल में अंदरूनी जो चपखलिशियाँ हैं, जो दूरियाँ हैं, उसको मैंने बयान किया था। इसी का नतीजा है कि अब ये खबरें आ रही हैं कि जो है आरएसएस पीएम मोदी को पीएम के तौर पर देखना नहीं चाहती है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर अगर जो है एनडीए हुकूमत बनाती है तो फिर पीएम का चेहरा कौन सा होगा? ये सारे इस वक्त अंदरूनी सतह पर ऐसे तबसरे हैं जो अलग अलग हिंदी अखबारात में धीरे धीरे कमेंट्स के ज़रिए से सामने लाने की कोशिश हो रही हैं। अब जो सिचुएशन है वो सिचुएशन देख करके कहा जा सकता है कि जो है बहुत दिन लगेंगे, कुछ दिन लगेंगे पूरी तरह से पिक्चर साफ और वाज़ेह तौर पर सामने आने के लिए। तो ये तबसरा है नाज़रीन गिरामी। फिर देखते हैं कि मज़ीद कुछ और तफसीलात मिलती हैं तो शाम में जो हमारे आज की बात ख़ास बात आती है उसमें आपके सामने तफसील रखूँगा। आइए दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। सहयूनी हुकूमत का बतदरीज खात्मा हो रहा है कहते हुए खामिनेई ने एक बयान जारी किया है।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामिनेई ने कहा कि दुनिया देख रही कि सेहूनी हुकूमत का बतदरीज खात्मा हो रहा है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक आयतुल्लाह सैयद अली खामिनेई का ईरानी इनकलाब के बानी और साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की बरसी के मौके पर तेहरान में खिताब के दौरान कहना था कि दुनिया देख रही है कि जो है किस तरह यह हुकूमत करीबुल ख़त्म है, यानी कि वो अपनी साख और शनाख्त को मिटाने के दर पे हो चुका है। उन्होंने कहा कि सेहूनी हुकूमत ने गज़ा जंग शुरू करके अपने आप को बंद राहदारी में फंसा लिया है। जो निकल सकते हैं ना ही जो है वहाँ पर कोई अमल कर सकते। गज़ा की जंग के बायस इसराइल के अरब दुनिया से ताल्लुकात और ख़ित्ते पर हुक्मरानी का मंसूबा खटाई में पड़ गया है। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया का कहना है कि शाम की शिमाली शहर हलब पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में इस्लामी इनकलाबी गार्ड कॉरपोरेशन IRGC के मुशीर जाँ बहक हो गए हैं। उसके बाद लगातार जो है हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल के इलाकों में हमले की खबरें आ रही हैं, और जो हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपके सामने रखा था ये उसी की जानिब से जो वहाँ पर इस वक्त आग लगी हुई है एक बहुत बड़ी दूर दूर तक, उसमें जो है इसी का हाथ है कहा जा रहा है, लेकिन इसकी जो है तस्दीक शुदा खबर अलग अलग एतबार से सामने नहीं आ रही है। नाज़रीन गिरामी, 9,35,000 आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा पहुँच चुके हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए 8,96,287 आज़मीन फ़िज़ाई रास्ते से, 37,280 ज़मीनी और 2,399 बहरी रास्ते से इस ममलिकत में दाखिल हो चुके हैं। अभी हज के अरकान को शुरू होने के लिए अभी कुछ ही दिन बाकी हैं। इससे पहले पूरी दुनिया से आज़मीन हज का जो है इस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा हरमैन शरीफैन में दाखिल होने का और जमा होने का सिलसिला लगातार जारी है। इधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो इसराइल और फ़िलिस्तीन को तस्लीम करते हैं और दोनों फ़रीक़ों से गज़ा में तनाज़ा ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग समिट में शिरकत करने वाले ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन दोनों रियासतों इसराइल और फ़िलिस्तीन को तस्लीम करता है और इसराइल को रोकने, इस तनाज़े को ख़त्म करने और शहरी आबादी की तकालीफ को कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने क्या बयान दिया है, यूसुफ पठान ने क्या दिया है, कुछ जो है कुछ वीडियोस आए हैं, आप इसको देखें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमित चौधरी जगह आप आ रहा है, इसे क्या कैसा लगे? देखिए, मैं डे वन से कहता आया हूँ कि अधीर जी का मैं सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। सीनियर लीडर है और वो हमेशा सीनियर लीडर ही रहेंगे। ठीक है, वो हारे, लेकिन मेरे लिए उनके लिए जो सम्मान है वो मैं हमेशा उनका सम्मान बना रहेगा और मैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट करता रहूंगा और मैं उनको बेस्ट विशेष कहता हूँ उनके आगे जो भी फ्यूचर में वो काम करेंगे उसके लिए। बहरमपुर में करना चाहता है। मैं बिल्कुल सिर्फ क्रिकेट एकेडमी नहीं, मैं एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा। क्रिकेट एकेडमी के साथ साथ सिर्फ क्रिकेट पे ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, दूसरे स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चे और भी स्पोर्ट्स खेलते हैं और भी टैलेंट है यहाँ पे तो वो टैलेंट बाहर निकल के आए, स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करे, देश के लिए रिप्रेजेंट करे और स्टेट और देश के लिए मेडल लेके आए। ऐसी मेरी मेहनत रहेगी उनके लिए भी और साथ साथ में जो भी वादे किए मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री को लेके, तो कोशिश करूंगा कि उनके ऊपर भी काम हो। आपने कभी सोचा ये तो एमपी है, आप हरा पाएंगे? नहीं, देखिए, मैंने ऐसा कभी मेरा सपना तो नहीं था कि मैं एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन यहाँ पर जब आया तो लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत दुआएं की और वो चाहते थे कि यहाँ पर बदलाव हो और उस चीज से मुझे बहुत हेल्प मिले और लोगों ने बहुत साथ दिया मुझे यहाँ पर। तो आपका तो पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हैदराबाद की आवाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो मोहब्बत थी उसमें और इजाफा फरमाया और अल्लाह ने हैदराबाद की आवाम के जरिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से एक तारीखी कामयाबी से हमको हमकिनार किया। मैं हैदराबाद की पार्लिमानी हल्के की आवाम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यहां से अपने इत्तेहाद और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर 5वीं मरतबा यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं तमाम आवाम का शुक्रगुजार हूं, खास तौर से खवातीन का, महिलाओं का, कि उन्होंने अपनी वोट से और अपनी मोहब्बतों से यहां से एक तारीखी कामयाबी MIM पार्टी को दिलवाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तमाम उन गयूर नौजवानों का और ख़ास तौर से
फर्स्ट टाइम वोटर्स का और साथ ही साथ हमारे बुजुर्गों का कि उनकी सरपरस्ती शामिल हाल रही, और जो यहाँ के मौजूद लोग हैं, उलमाए कराम हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और हर तबके के से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हमारी पार्टी के तमाम मेंबर्स का, बूथ प्रेसिडेंट्स का, हमारे पूरे एमएलएस का, म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स का, और जिन्होंने उस कड़ी धूप में इस कैंपेन को चलाया, मैं एक एक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हम तमाम की इज्तिमाई मेहनत और की वजह से एक तारीखी कामयाबी हमको हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के से मिली है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, जस्तजू करूँगा कि जो भरोसा मुझ पर आपने कायम किया है, पहले से ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे हैदराबाद की पार्लियामेंट की कि यहाँ पर डेवलपमेंट करवाने के लिए। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा औरंगाबाद की आवाम का, और उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।